भैरव आज एक बार फिर से इस हद तक टूट गया था जितना सालों पहले वो अपनी मां के गुजरने पर टूटा था। आज उसके हिस्से में आई हर खुशी उससे दूर चली गई थी। भैरव उस हल्की सी बारिश में गहरी हो रही शाम में अपने टूटे दिल के लिए खामोशी से सुनसान रास्ते पर बैठा हुआ था। उसने किसी तरीके से खुद को संभाला और फिर महल की ओर बढ़ने लगा। भैरव ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। धीरे से जीप से उतरते हुए उसने जीप की चाबी वहां पहरा दे रहे नौकर की तरफ उछाल दी। वो चुपचाप से उल्टे पांव ही महल के बाहर चला गया। वहां खड़े नौकर ने दूसरे नौकर से कहा, अरे कुछ हुआ है क्या? भैरव आज काफी उखड़ा हुआ सा लग रहा है। महल में आने की जगह चाबी देकर वापस चला गया। हाँ, इसका चेहरा आज काफी उतरा हुआ था। क्या पता बाबा साहब ने वापस से कुछ कहा हो। जो भी होगा पता चल ही जाएगा। इधर भैरव उस हल्की सी बारिश में भीगता हुआ गांव के ही शराब खाने में जा पहुंचा। शराब बेचने वाला दुकानदार भैरव को देखते ही चौंक कर हाथ जोड़ने लगा। मालिक, भैरव मालिक, यहाँ कैसे आना हुआ? बाबा साहब के कहने के हिसाब से ही धंधा करते हैं हम। अब कोई कच्ची दारू का धंधा नहीं चला रहे। बाबा साहब के मना करने के बाद से हम कुछ गलत नहीं किए। हमारी दुकान तोड़ने आए हैं का? भैरव वहां से निकलकर चुपचाप से गांव के बाहर नदी के किनारे पर आ गया, जहां भैरव ने एक छोटा सा घास फूस का तैयार किया हुआ बसेरा बनाया था। शराब की बोतलों को हाथ में लिए नदी के किनारे उस हल्की सी बारिश में भीगता हुआ भैरव उसी बसेरे में जाकर बैठ गया। एक सांस में ही भैरव ने पूरी बोतल खत्म कर दी। भैरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यति के साथ बिताए हुए अपने हर पल याद आ रहे थे। किस तरह से यति ने पहली बार खुद का बचाव करते हुए भैरव पर हमला किया था और भैरव को गलत ठहराते हुए उसे कितनी बार ही उल्टा सीधा कहा था। भैरव की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन यति की इन बातों को याद करके उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कुराहट नजर आ रही थी। बेवकूफ थी तुम। बेवकूफियां तुम्हारी थी, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मेरी जिंदगी में आई तो उसमें भी मेरी मर्जी नहीं थी, और आज जब तुम्हें तुम्हारे लिए ही खुद से दूर किया, इसमें भी मेरी मर्जी नहीं है। भैरव का गला भर आया था। इस पर भैरव ने शराब की दूसरी बोतल भी पीना शुरू कर दिया। शराब का असर होते ही भैरव अब नशे में पूरी तरह से धुत था। तभी भैरव को ढूंढते हुए अचानक ही समर्थ वहां आ पहुंचा। वो समर्थ को देखकर घबरा गया था, क्योंकि भैरव पूजा पाठ, नियम, कायदे, कानूनों से खुद को हमेशा बांध कर रखता था। उसने इससे पहले कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। ए भैरव, ये तुमने पिया है? दिमाग खराब हो गया है क्या? इससे पहले तो तुमने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। अब तो यही हाल रहेगा बड़े भैया। बुरा क्या है इसमें? जब आपको इतने शराब पीने के बाद कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? भैरव की हालत इतनी ज्यादा अजीब थी कि उसकी ठीक से आंखें भी नहीं खुल रही थी। पूरा गांव छान लिया। बाबा तुझे कब से ढूंढ रहे थे। जल्दी चल, इससे पहले कि बात बिगड़े। समर्थ ने भैरव को सहारा देते हुए खड़ा किया। भैरव ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में समर्थ की मदद से किसी तरह से भैरव को महल में लाया गया। लेकिन महल के अंदर पहुंचते ही भैरव ने अपने नशे की हालत में ही देखा कि उसके सामने बाबा साहेब खड़े थे। बाबा साहेब का चेहरा देखते ही भैरव को अंदाजा लग गया था कि वो गुस्से में थे। वहीं समर्थ भैरव को बाबा साहेब के सामने छोड़कर किनारे हट गया। बाबा, बाबा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूं। बाबा, आपका एहसान मेरी जिंदगी है वो, और मैंने आपको धोखा दिया। बाबा, मैं आपकी बात नहीं मानी। बाबा, मैं आपका बेटा नहीं, बल्कि वो कुत्ता हूं जिसे आपने रोटी तो दी और जिसे आपने प्यार से अपने घर में भी रखा, लेकिन मैं आपकी वफादारी नहीं कर पाया। इतना बोलते हुए भैरव ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और बाबा साहेब के सामने अपने सिर को नीचा करते हुए चुपचाप बैठ गया। भैरव नशे में धुत था। न तो वो ठीक से कुछ बोल पा रहा था और न ही उसकी आंखें ही पूरी तरह से खुल रही थी। इस पर उसकी झूमती हुई हालत देखकर
बाबा साहेब ने अचानक ही उसके सीने पर लात मार दी। कुत्ते ही हो तुम, ये क्या हालत बना रखी है? अरे गधे, ये क्या किए तुम? शराब पीकर हमारे सामने झूल रहे हो, तुमसे तो बात करना भी मुश्किल हो रहा है। हमरे 3 बेटों में तीनों नालायक ही निकल गए। इस समय ये हालत बनाने से पहले नहीं सोचे थे का बहुरिया पर का बीतेगी? जब वो ऐसा पहाड़ जैसा आदमी अपने सामने झूमती झूलती हालत में देखेगी। ये घर के मर्द घोड़े के घोड़े ही रहेंगे, वो भी जंगली घोड़े। कितनी बार समझाया, बहुरिया को आदत नहीं है इस सब की। ऊपर से मर्दों के इस महल में अकेली है बेचारी, डरती होगी, सहम जाती होगी हम लोगों से, और तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बताए दे रहे हैं तुमका, बहुरिया को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना भैरव बाबू तुम्हारे हाथ पैर काट के महल के दरवाजे पर टांगेंगे। बाबा साहेब से लात खाते ही भैरव जमीन पर गिर गया। समर्थ जैसे ही भैरव को संभालने के लिए आगे बढ़ा, उसने समर्थ को वहीं रोक दिया और खुद को संभालते हुए बाबा साहेब के सामने एक बार फिर से अपने घुटनों पर अपने सिर को झुकाकर बैठ गया। मैं आपकी सारी बात मानूंगा बाबा। आप मुझे माफ कर देना ना, है ना? मैंने गलत किया, जानता हूं, लेकिन उसके लिए यही सही था बाबा। हैं? किसके लिए? कहा सही था? अरे समर्थ, ये गधा का बक रहा है? पहली बार पी है ना बाबा इसने, खुद को संभाल नहीं पा रहा है, उलूल जुलूल बोले जा रहा है। हम कमरे में छोड़कर आते हैं। समर्थ किसी तरीके से भैरव को उसके कमरे में छोड़कर चला गया। भैरव का दिल कमरे के दरवाजों को देखते हुए भर आया। कमरा पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था। भैरव दरवाजा बंद करते हुए वहीं पास ही बैठ गया। यति की गैर मौजूदगी अब भैरव को खलने लगी थी। उसकी नजर बेड पर पड़ी, यति की चुनरी पर गई। इस पर यति की चुनरी को अपने हाथों में लेते हुए भैरव जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उस चुनरी को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ तो कर दोगे ना? है? तुम पर मैंने नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगी कि ये क्यों किया मैंने। भैरव यति की चुनरी को अपने सीने से लगाए हुए नशे में ही खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। भैरव को उस सुनसान कमरे में हर जगह यति के होने का एहसास हो रहा था। उसके कानों में यति की आवाज गूंज रही थी। भैरव की आंखों के सामने यति बार बार आती और ओझल हो जाती। भैरव ने अपनी आंसू बहते हुए आंखों को जोर से बंद कर लिया। तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की थी। तुम्हारे पहले भी कोई नहीं थी, और अब तुम्हारे बाद भी मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आएगा। तुम ही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी वो चाहत हो जो मेरे दिल से कभी भी अलग नहीं होगी। भैरव अपने घुटनों को टेके हुए जमीन पर ही बैठा हुआ था। उसने जब अपनी धुंधली सी आंखों को खोला तो एक बार फिर से यति उसकी यादों की झलक बनकर उसके सामने खड़ी थी। भैरव ने किसी बच्चे की तरह यति के साए को अपनी ओर खींचा और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। तुम समझोगे ना? हैं? बोलो। तुम मुझे अपनी अच्छी यादों में याद नहीं कर सकती थी? मैं तुम्हारी जिंदगी की वो बुरी याद था जिसे याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम ना मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद थी जिसे हमेशा मैं याद करता रहूंगा। और इसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगा। तुम समझोगी ना मेरी ये बात? तुमसे बस इतना कहना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मैं तुमसे यति के साए से लिपटे हुए ही भैरव बुदबुदाता हुआ अचानक ही जमीन पर गिर गया। भैरव लेटा हुआ था, पर उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से यति की यादें हावी थीं कि भैरव के कान में एक हल्की सी आवाज पड़ी। सुनो ना, तुमसे कुछ कहना है। भैरव ने अपनी आंखों को धीरे से खोला। भैरव ने महसूस किया कि उसके सीने पर यति का सिर था और यति उससे लिपटी हुई बेड पर ही लेटी हुई थी। यति को देखते ही भैरव ने धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारे इन साए से ही
अब शायद मेरा रिश्ता बन गया है। हर पल मुझे तुम नजर आ रही हो। यति भी भैरव के आंसुओं को पोंछते हुए उसे देखने लगी। भैरव की धड़कनें अचानक ही बढ़ने लगी। भैरव जानता था कि यह हकीकत नहीं है, यह सिर्फ यति का वो ख्याल था जो भैरव की आंखों को घेर रहा था। इस पर यति भैरव की नम आंखों को चूमने लगी। अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारी परछाई बनूंगी। अगर तुम रो रहे होगे तो मैं तुम्हारे लिए वो कंधा बनूंगी जिस पर अपना सिर रखकर तुम रो सकोगे। अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारा सिरहाना बनूंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे होठों की मुस्कान बनूंगी। भैरव ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने यति की जुल्फों को उसके चेहरे से हटाकर यति के गालों को प्यार से छूते हुए उससे कहने लगा, जानता हूं कि ये मेरा ख्वाब है, फिर भी मैं इस ख्वाब में ही जिंदगी भर जीना चाहता हूँ। डर लग रहा है कि कहीं अचानक से मेरी आंख खुली तो कहीं तुम ओझल ना हो जाओ। भैरव की बात सुनते हुए यति धीरे से मुस्कुराई और फिर उसने भैरव की नाक को हल्के से चूमते हुए कहा, तो फिर इस सपने को हकीकत की तरह क्यों नहीं जीते? बोलो, दिल में क्या है? तुम्हें कभी भी बहुत से अलग नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। हर पल तुम्हारी धड़कनों को सुनना चाहता हूँ। हर पल सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हारे करीब और भी ज्यादा करीब आना चाहता हूँ। तो फिर रोका किसने है? किस बात का डर है तुम्हें? डरता हूँ तो तुम जैसे मासूम बच्चे पर कहीं मेरे जैसे इंसान की हैवानियत हावी ना हो जाए। डरता हूँ तुम्हें छूते हुए, क्योंकि मुझे डर है कि हमारे बीच जो उम्र का फासला है कहीं तुम इसमें जबरदस्ती ना फंस जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मासूम हूँ तो फिर मुझ जैसे इंसान की हिफाजत सिर्फ तुम जैसा इंसान ही कर सकता है। तो फिर मुझे तुम्हारी हैवानियत मंजूर है। अगर तुम्हें मुझे छूने में इसलिए डर लगता है क्योंकि हमारे बीच उम्र का एक लंबा फासला है, तो आज मैं खुद से ही इस फासले को ही खत्म कर देती हूँ। इतना कहते हुए यति ने भैरव के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। भैरव ने यति के होठों पर अपने होठों को कसते हुए ही यति की कमर को भी अपनी बाहों में कस लिया। अब तो कोई फासला नहीं है ना? अब तो मुझे खुद से अलग नहीं करोगे ना? भैरव ने यति की बातों को सुनते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोला, लेकिन आंखों को खोलते ही भैरव ने खुद को कमरे में पूरी तरह से अकेला पाया। ये हकीकत नहीं थी, वो यति के साथ नहीं था, बल्कि यति के ख्वाबों में डूबा हुआ शराब के नशे में सो रहा था। और यति, जो कि उसके ख्वाब का ही एक हल्का सा अक्स बनकर उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। सुबह हो चुकी थी और महल में नीचे से पूजा होने की आवाज आने लगी थी। भैरव ने अपने चेहरे पर अपने हाथों को फेरा, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसने अपनी धड़कनों को महसूस किया। उसे खुद में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। भैरव आकर आईने के सामने खड़ा हो गया। भैरव के सिर में अभी भी तेज दर्द था। अब से मेरी वही पुरानी जिंदगी शुरू, जिसमें कोई खुशी ही नहीं, और मेरे जैसे इंसान के लिए शायद यही सबसे बेहतर है। भैरव धीमे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला और फिर आकर उठ गए राजकुमार, ऐसे मुंह बनाकर काय खड़े हो? अब बाबा, अब जब ये सस्ती शराब पिएगा तो दिमाग तो घूमेगा ना। बैठ जा भैरव, तुम्हारे लिए अच्छा मंगवाते हैं कुछ। माफ करिएगा बाबा, मैं शर्मिंदा हूँ। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। बाबा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। बाबा साहेब भैरव को देखते हुए जोरों से आवाज लगाने लगे। अरे बहुरिया, तुम नजर काहे नहीं आ रही हो? आओ और आकर नाश्ता कर लो। बाबा वो दरअसल बात यह है कि आपकी बहुरिया। इससे पहले कि भैरव बाबा साहेब को सच्चाई बता पाता, पीछे से एक आवाज आई। हाँ बाबा, आ गई बस। बगीचे में पौधे लगवा दिए हैं, लेकिन कुछ और पौधे भी चाहिए होंगे, मंगवा देंगे क्या? भैरव ये आवाज सुनते ही पूरी तरह से हैरान हो गया और पलटकर पीछे की ओर देखने लगा। बाहर से वापस आती हुई यति भैरव के ठीक सामने थी।
इस पर भैरव ने अपने सिर को जोर से झटका और फिर अपनी आंखों को मलते हुए एक बार फिर से ध्यान से देखने लगा। लेकिन भैरव ने कुछ ही पलों में महसूस किया कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि यति सच में महल के बगीचे से आते हुए नजर आ रही थी। भैरव के सामने यति खड़ी हुई थी और भैरव इस बात से पूरी तरह से हैरान था कि यति उसके सामने इस समय महल में क्या कर रही थी। भैरव के सामने यति थी। भैरव हैरान था कि यति महल में क्या कर रही थी। भैरव ने अपनी आंखों को मलते हुए एक बार फिर से खोलकर देखा। यति वहीं उसके सामने खड़ी थी। शायद मुझे अभी भी नशा हो रहा है। तो जब नहीं पता था कि कौन सा बोतल उठाना है तो काहे गए थे तीरंदाजी करने? पहले ये बात का जवाब दो, शराब पीने का क्या जरूरत पड़ गया था? भैरव ने अपनी पलकों को बार बार झपकते हुए धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर यति के कंधे पर अपने हाथों को रखते हुए इस बात को समझना चाहा कि क्या उसके सामने सच में वही खड़ी है या इस बार भी वो यति के साए को अपने सामने देख रहा था। पर यति ने एक झटके से भैरव का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। बाबा, यहाँ खड़े लोगों से कह दीजिए मुझे उन लोगों से बात नहीं करनी जिनके खुद के पैर ढंग से संभल नहीं सकते। यति ने पहली बार भैरव को इस तरह सबके सामने ताना दिया था। इस पर बाबा साहेब ने पलटकर समर्थ की ओर देखा और दोनों ही आपस में मुस्कुराने लगे। बहू, पहली और आखिरी गलती थी उसकी, माफ कर दो उसे। यति, समर्थ और बाबा साहेब आपस में बात करने लगे, लेकिन भैरव अभी भी हैरानी से यति को ही देख रहा था। और वो नवाबजादे कहाँ हैं जिनके कमरे में कोई पैर नहीं रख सकता? उनसे कहो कि धरती पर पैर रखने का वक्त हो गया है। सुबह हो चुकी है और हाँ, सारी तैयारियां कर लो। कल सुबह हम सब कुल देवी दर्शन के लिए निकलेंगे। पूर्णमासी आ रहा है। दर्शन करने के बाद पूरे गांव में भंडारा रखना है। 15 दिनों तक गांव के कोई भी घर में चूल्हा ना जले, ऐसा इंतजाम करवाना है इस बार। बाबा, कार्तिक सुबह ही कहीं बाहर चला गया था। जाते हुए उसने कहा कुछ जरूरी काम है, दोपहर तक वापस आ जाएगा। भैरव अभी भी हैरानी से सिर्फ यति को ही देखे जा रहा था। बाबा साहेब की नजर उस पर जब पड़ी, अबे अब घूर घूर कर का हमारी बहुरिया को जलाकर राख कर देगा? काय घूर रहा है? इसे यहाँ नहीं होना था, लेकिन यहाँ है क्यों? बाबा, मैं चलती हूँ फिर। मुझे ऐसे लोगों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे बता देना कि क्या इंतजाम करने हैं। और आपने सुबह जो सामान रखने को दिया था वो मैंने रखवा दिया है। इतना कहकर यति अपने कमरे की ओर जाने लगी। इस पर बाबा साहेब ने यति को देखते हुए समर्थ से कहा, कुछ तो बात है हमारी बहुरिया में, वरना इस उल्लू को सुनाने की हिम्मत पूरे गांव में किसी की नहीं। और देखो कैसे चुपचाप से इसने सुन भी लिया। बाबा, मैं बस थोड़ी देर में वापस आया। इतना कहकर भैरव भी अपने कमरे की ओर चल पड़ा। भैरव को जाता हुआ देखकर समर्थ ने बाबा साहेब से कहा, लगता है दोनों में झगड़ा हुआ है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को दाने देने से चूक नहीं रहा। हमको तो मजा आ रहा है। बहुरिया को देखकर ऐसा लगता है कि घर में बच्चे होना बहुत जरूरी है। घर का माहौल अच्छा रहता है। बिगड़े हुए बैल भी एकदम सीधी गाय बन जाते हैं। इधर भैरव यति के पीछे पीछे कमरे तक आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस कैसे आई तुम यहाँ? नहीं आना चाहिए था। मैं भी नहीं आना चाहती थी, इसलिए इतना याद रखो कि मैं यहाँ वापस नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ लाया गया है। लाया गया है? इसका क्या मतलब है? कौन लाया है तुम्हें? कार्तिक। कार्तिक लेकर आया है मुझे वापस। पूरी बात क्या है ये मुझे बताओ। कार्तिक तुम्हें यहाँ कैसे ला सकता है? तो तुम बताओ, मैं कैसे आई होंगी यहाँ जब मुझे यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है तो? और क्यों ही आऊंगी वापस जब कोई खुद ही मुझे बिना बताए यहाँ से निकलना चाहता था? तुम्हारे सिर पर बोझ नहीं बनूंगी वापस से, इसलिए फिक्र मत करो। मैं जितने भी दिन यहाँ पर हूँ तुमसे दूर रहूंगी और इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो पहले। कार्तिक तुम्हें यहाँ वापस कैसे लाया? मुझे नहीं पता। तुमने जब बस में बिठाया था तो बस मुझे आगे तक लेकर गई, लेकिन थोड़ी देर में बस अचानक से रुक गई। सामने देखने पर पता चला कि कार्तिक की जीप बस के आगे खड़ी है। कार्तिक जल्दबाजी में आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचता हुआ बस के बाहर ले गया। उसने मुझे जीप में बिठाया और कहा कि क्या कहा उसने? तुम बोलते हुए रुक क्यों गई? जो भी कहा हो, तुमसे क्या ही मतलब? जाकर खुद अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेते? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें यहाँ से भेज रहा था तो उसकी एक वजह थी।
मुझे एकदम पूरी बात सीधी बताओ, गाय उसने बन तुम्हें जाते क्या हैं। कहा और तुम्हें वापस यहाँ पर कब लेकर आया वो? मैंने कहा ना कि जो भी ईश्वर बात है वो आपकी मेरे और कार्तिक के बीच जोड़ी में को है। तुम्हें उसके बारे में सातों पूछने जन्मों की तक बनाए जरूरत रखे। नहीं। और अरे तुम्हें अगर इतनी जजमान, तकलीफ है मुझसे, मुझे यहाँ से जिंदा जाने मैं दे। किसी और कमरे में रुक मेरे जाऊंगी। लिए यही इस समय की देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ सबसे भी बड़ी नहीं है। दक्षिणा मेरी बात समझने होगी। की कोशिश करो। वो सब मैंने इसलिए कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम मुझ पर बोझ हो या मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन उस दिन तुम्हारे मुंह से सारी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। तो तुम अब कार्तिक की बात पर ज्यादा भरोसा करोगी? ये चल क्या रहा है? तुमसे कहा था ना मैंने कि बाकियों की बात पर भरोसा मत करो। अच्छा, तो जिस पर भरोसा किया था उसने कौन सा मेरा साथ दे दिया? उसने भी तो बीच रास्ते में मुझे छोड़ ही दिया था ना। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि किस पर भरोसा करूं या किस पर ना करूं? परेशान होकर भैरव कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन अचानक ही भैरव के कदम रुक गए। उसे याद आया कि यति ने कहा था कि वह तुरंत ही वापस आ गई थी। फिर अचानक ही भैरव को एक बार फिर से याद आया कि शराब के नशे में उसने देखा था, या वो सच में यति के साथ ही था। इस पर भैरव ने अपनी आंखों को जोर से मींचते हुए अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। ये क्या हुआ? कहीं मैंने शराब के नशे में कोई गलत हरकत तो नहीं कर दी? और वो तो मेरा सपना था ना? या फिर मैंने सच में वो सब इसके सामने बक दिया? अगर ये रात में ही वापस आई तो क्या रात भर हम दोनों साथ थे? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम जब कल वापस आए तो क्या मैं यहाँ कमरे में था? क्या 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 रात भर हम दोनों साथ थे? क्या मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? भैरव का सवाल सुनते ही यति भैरव को हैरानी से देखने लगी। नहीं, मैं वो मैं बस इतना कह रहा था कि क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? यति धीमे कदमों से भैरव को घूरते हुए भैरव के पास आ गई। यति के चेहरे को देखकर भैरव और भी ज्यादा नर्वस होने लगा। इस पर यति ने भैरव को ऊपर से नीचे देखा। हाँ, बहुत कुछ हुआ था। किसी ने मुझे बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया। कल किसी ने मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन तुम फिर भी अगर मुझसे पूछ रहे हो तो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं रात भर कमरे में थी ही नहीं। शुक्र है, चलो कम से कम तुमसे नजर मिलाने की इज्जत तो रह गई मेरी। एक मिनट, तुम कमरे में नहीं थी तो रात भर कहाँ थी? अगर तुम उस समय बस से तुरंत ही उतर गई थी तो क्या तुम लोग रात भर बाहर थे? कार्तिक के कमरे में थी। और तुम्हें कुछ और अगर ज्यादा जानना हो तो अपने भाई से पूछ सकते हो। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि तुम इस बात को किस तरह से लोगे। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन बाकियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इसलिए डरता हूं कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। इतना कहते हुए भैरव कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आते ही भैरव बाहर की दीवार पर अपना सिर रखकर गहरी सांसें लेने लगा। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। भैरव ने अपनी धड़कनों पर अपना हाथ रख लिया। नहीं, खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है। लेकिन मेरा मन मेरे दिमाग की सुन क्यों नहीं रहा? क्यों उसे देखते ही वापस से मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी हैं? मुझे तो गुस्सा होना चाहिए कि तुम वापस आ क्यों गई, लेकिन खुशी भी इस बात से ही हो रही है कि तुम वापस आ गई। भैरव को अपना ख्वाब याद आ गया, जब यति ने भैरव को चूमते हुए उससे कहा था कि वो उन दोनों के बीच के हर फासले को मिटाना चाहती है। भैरव ने अपनी आंखों को खोला। तो क्या किस्मत सच में तुम्हें मेरे पास ले आई है, या फिर ये भी कोई इत्तेफाक है? जो भी है ये, तुम्हारे आने से मैं सच में बहुत खुश हूं। भैरव अभी कमरे के बाहर खुद में ही खोया हुआ खड़ा था कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों की ओर पड़ी, जहां से भैरव को कार्तिक उसके पास आता हुआ नजर आ रहा था। कार्तिक को देखते ही भैरव ने एकदम से अपने माथे को समेटा और गुस्से में ही कार्तिक की ओर बढ़ने लगा। जहां एक ओर भैरव के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा था, वहीं पर कार्तिक के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। तुम उसे वापस क्यों लेकर आए? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुमसे कहा था ना मैंने, मर्दों की लड़ाई में उसको शामिल मत करना। लगता है तुम्हारी बीवी भी तुम पर गई है। यहाँ तो मुझ पर हाथ उठा रहे हो और वहाँ वो मुझ पर चाकू उठा रही थी। तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। आखिर तुम उसे वापस लेकर क्यों आए? क्या तुमने हमारा पीछे किया था? मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ उससे दूर रहो। अरे छोड़ो मुझे, नहीं जा रहा हूँ मैं उस छिपकली के पास। तुम्हारी छिपकली तुम्हें ही मुबारक, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी सुन सकता है।
और वैसे भी तुम्हारी बीवी के कान बहुत तेज हैं, नहीं चाहता कि ये सब वो सुने। थोड़ी देर में मुझे वहां पर मिलो जो पहले अपना अड्डा हुआ करता था। कुछ ही देर में भैरव छत पर पहुंचा, जहां कार्तिक एक लकड़ी के बने हुए छोटे से घर को दूर बैठा देख रहा था। भैरव, ये लकड़ी का घर कभी मेरी और तुम्हारी खेलने की जगह हुआ करती थी। खैर, तुम्हारी बीवी पर नजर थी कुछ लोगों की। अगर उस रोज मैं उस बस से उसे नहीं उतारता तो मुमकिन था कि तुम्हारी बीवी उस बस से जिंदा नहीं उतरती। वो लोग तुम्हारी बीवी पर घात लगाकर बैठे थे। तुम दोनों जब यहां से निकले थे, कुछ लोग तुम्हारा पीछा भी कर रहे थे। उन्होंने महल पर नजर रखी हुई थी। मैंने अपने आदमियों से उनका पीछा करवाया। पता चला कि तुम्हारा भी पीछा किया जा रहा था। शायद वो मौके की तलाश में है। कार्तिक की बात सुनकर भैरव बुरी तरह से चौंक गया था। इस पर उसने हैरानी से कार्तिक की ओर देखा। भैरव की घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इसका मतलब अगर सच में वो बस में थोड़ी देर और रह जाती तो उस पर हमला हो सकता था। ये मैंने क्या किया? उसकी जान बचाने के चक्कर में उसको अकेली खतरे के मुंह में भेज दिया। तुम्हारी बीवी में कुछ गड़बड़ है। लोग पता नहीं क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं। माफ करना, जब वो बेहोश हुई थी मैंने उसके शरीर पर चोटों के निशान देखे थे। मैं और तुम तो अब आसानी से समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ये बात मैं उससे नहीं पूछ सकता था, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूँ, उसके पीछे कौन लोग पड़े हैं? उसकी असली पहचान क्या है? पहचान? उसकी असली पहचान है कि वो यति मृत्युंजय सिंह चौहान है। इसके अलावा अब उसकी और कोई पहचान नहीं। और ये सवाल उससे कभी मत पूछना। तुमने उसकी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। और कितना पत्थर बनने की कोशिश करोगे? ज्यादा पत्थर बनोगे तो एक दिन टूट कर बिखर जाओगे। मुझे सच में जानना है कि उसकी असली पहचान क्या है। अब बताओ, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? मैं देख लूंगा कि मुझे उसके साथ क्या करना है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बीवी बेवकूफ है थोड़ी सी। अब मैं और तुम उससे कुछ नहीं तो 10 साल तो बड़े हैं ही, है ना? जब उसने अपनी आंख खोलकर पहली बार दुनिया देखी होगी तब तो शायद मेरे और तुम्हारे बीच दुश्मनी भी शुरू हो गई थी। मुझे लगता है कि उस बच्ची को इन सारी मुसीबतों से दूर रखना चाहिए। वो तो इतनी बेवकूफ है कि बस से उतरते वक्त जब उसने मुझसे मना किया वापस आने से, तो उससे मैंने ये कहा कि अगर वो यहाँ से बाहर शहर जाती है तो भैरव की जान को खतरा होगा। बाबा भैरव की जान ले लेंगे। तुम्हें पता है कि उस बेवकूफ लड़की ने बिना सोचे मेरी बात मान ली। वो मुझसे कहने लगी, मैं भैरव को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे बचा लूंगी। उसने पलटकर मुझसे कहा कि मैं जैसे उससे कहूंगा वो बस वही करेगी। अब तुम ही सोचो, उस जैसी लड़की को आसान होगा यहाँ दुश्मनों की नाक के नीचे से बचाकर वापस शहर भेजना। तुमने उससे ये सब कहा? तुम बेवकूफ हो या नहीं हो, मुझे जान का खतरा होगा, ये बोलकर तुमने उसे रोका? बेवकूफ मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है। खैर ये सब छोड़ो, काम की बात पर आते हैं। मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए भैरव, बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। दोनों के बीच थोड़ी देर तक बात हुई और फिर कार्तिक को वहीं छोड़कर भैरव वापस नीचे आ गया। नीचे आते ही भैरव ने देखा कि यति अपने कमरे में खामोशी से बेड पर बैठी हुई थी। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारी बेवकूफी के चर्चे तो अब आधे गांव में फैलने लगे हैं। तुम ये जानबूझकर करती हो या फिर अपनी अकल लगाने में तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है? क्यों? अब कौन सा मैंने तुम्हारी खेत की भैंस भगा दी जो तुम मुझ पर इस तरह से भड़क रहे हो? तुम यहाँ वापस आई, मैं खुश हूँ इस बात से, लेकिन तुम इसलिए वापस आई कि तुम मेरी जान बचाने वाली थी। ये बात जानकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। पर तुम सच में बेवकूफ हो। इस तरह से अगर तुम्हें अगली बार कोई कहे कि मेरी जान को खतरा है और तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए क्या? अच्छा, तो लगता है कि तुमने अपने भाई से बात कर ही ली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं यहाँ वापस आई क्योंकि मुझे वापस आना था, क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी, क्योंकि मेरे सिर पर एक अनजान इंसान के एहसान थे ना, जिसने कभी मेरी मदद की थी। ये तुमने दूसरी बार किया है कि किसी ने मेरी जान की धमकी दी और तुमने उसकी बात बिना सोचे समझे ही मान ली। अब ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि मुझे इतनी आसानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है, मुझे कोई नहीं मारने वाला। लेकिन हाँ, अब लगता है कि मेरी जान लेना आसान हो रहा है। भैरव धीमे कदमों से यति के करीब जा रहा था। अपने पास आता हुआ देखकर यति ने अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे कर लिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार कह रहे हो कि तुम्हारी जान लेना आसान नहीं, और फिर कह रहे हो कि तुम्हारी जान लेना आजकल आसान हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो सच में।
यति के करीब आते हुए भैरव ने अचानक ही यति को अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसे अपने गले से लगाते हुए यति के कानों में बेहद धीमे से कहने लगा, मेरी जान लेना इसलिए नहीं आसान है क्योंकि मैं लोगों की जान लेता हूं। मुझसे लोग पंगा लेना ही नहीं चाहते। मेरा नाम भैरव इसलिए है क्योंकि मुझे लोगों की जान लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उनकी बलि चढ़ाने के लिए ही मेरा नाम भैरव रखा गया था। अगर ऐसा है तो फिर आजकल तुम्हारी जान लेना आसान क्यों हो रहा है? इस पर भैरव ने यति को और भी जोरों से अपनी बाहों में कसते हुए अपनी सांसों में ही जवाब दिया, जान लेना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि मेरी जान अब मुझ में नहीं बसती। मेरी जान अब शायद तुम में बसने लगी है, और जब तक तुम खतरे में हो तब तक ऐसा समझ लो कि मैं भी खतरे में हूं। इसलिए तुम्हें उन सब की नजरों से बचाना चाहता हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। मेरी जान अब तुम में बसने लगी है, बस इतनी सी बात है। भैरव यति को अपनी बाहों में कसते हुए उससे अपनी सांसों में ही कहता है, जान लेना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि भैरव बोलते हुए ही अचानक से चुप हो गया। क्योंकि मेरी जान अब मुझ में नहीं बसती। मेरी जान अब शायद तुम में बसने लगी है, और जब तक तुम खतरे में हो तब तक ऐसा समझ लो कि मैं भी खतरे में हूं। इसलिए तुम्हें उन सब की नजरों से बचाना चाहता हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। मेरी जान अब तुम में बसने लगी है, बस इतनी सी बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि मैं खुश हूं। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी कीमती है। तुम जानती हो कि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, क्योंकि जो जिंदगी मैंने शुरू की है वो कभी बदल नहीं सकती, और अगर बदल भी गई तो इस पर बहुत से खून के छींटे हैं जो तुम्हारे दूध से भी ज्यादा साफ दामन पर दूर से भी कहीं लगने नहीं चाहिए। हाँ, तो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। पता नहीं क्यों ही मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। और ये क्या हरकत है? तुम इस तरह से मुझे गले से लगा सकते हो? एक अनजान इंसान के करीब आकर उसे इस तरह से गले लगाना, इसे तहजीब नहीं बदतमीजी कहते हैं। लगता है तुम भूल रहे हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रह गया है। इतना बोलकर यति नीचे चली गई। भैरव यति को नीचे जाता हुआ देख रहा था। इस बार भैरव के चेहरे पर कोई शिकायत या अफसोस नहीं था। उसे यति की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। उसे यति की इस नाराजगी से अब एक अजीब सी खुशी मिलने लगी थी। भैरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। भैरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने बालों में अपने हाथों को लगाया। तो तुम्हें मेरी फिक्र होती है, वरना आती ही क्यों तुम? क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम पर हमला होने वाला था। जानकर अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई दिल से मेरी फिक्र कर रहा है, वरना आमतौर पर तो लोग सीधा यही बोलते हैं कि भैरव को कुछ नहीं हो सकता, जैसे मैं पत्थर का हूं। और तुम जैसी इतनी दुबली पतली छोटी सी लड़की मेरी फिक्र करके मुझे बचाने चली है। कितना खास है ये एहसास। आज पता चला कि जब कोई अपना होता है और वो आपकी फिक्र करता है तो कितना अच्छा लगता है। मतलब तुम्हारे भी दिल में मेरे लिए काफी कुछ है। इधर दूसरी तरफ जब यति नीचे आई तो बाबा साहेब समर्थ और कार्तिक के साथ बैठकर कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। उनके सामने किसी जगह का एक नक्शा सा रखा हुआ था और तीनों ही बेहद गंभीर तरीके से उस नक्शे को देख रहे थे। इस पर यति धीमे कदमों के साथ बाबा साहेब के पास आई और चुपचाप से खड़ी होकर उस नक्शे को देखने लगी। बाबा, बारिश का महीना है बाबा। आने वाले दिनों में नदी जो कब से ही सूखी पड़ी है ये उभर जाएगी। मौसम को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के घर खतरे में आ सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए बाबा? इस तरीके से तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। बांध बनाने का काम भी चल रहा है बाबा, लेकिन अगर बांध से ऊपर कोई खतरा हुआ फिर तो ये बांध भी अचानक आने वाले पानी को नहीं रोक पाएगा। पिछले साल तो सब कुछ करने के बावजूद बाढ़ आ गई थी। बाबा, घरों को बचाया भी जाए तो कैसे? मिट्टी के घर हैं, पानी की हल्की सी सीलन मिलते ही भरभरा के गिरते हैं। मतलब हमारे गांव में सिर्फ 2 नदियां हैं, एक सूखी और एक हल्के पानी से भरी हुई नदी, और ये इतना बड़ा सा बांध है। इन दोनों नदियों को हम मोड़कर गांव के सूखे वाले इलाके से निकालें तो वहां पर गांव के घर डूबने से बच जाएंगे। अगर नुकसान होना ही है तो सूखी जमीन को पानी डुबोएगा, लेकिन घर और लोग सुरक्षित रहेंगे।
सूखी जमीन तक तो ठीक है, पर आसपास खेत हैं। अब खेत खलिहान ही डूब जाएंगे तो आदमी खाएगा का? मुसीबत तो यहाँ पर भी है। तो दिमाग लगा रही हो बहुरिया, तो फिर तुमको सारी चीज सोचनी पड़ेगी। तुमको क्या लगता है नदी मोड़ना इतना आसान है? और चलो उसको मोड़ भी दिया तो लेकर जाएंगे कहाँ? ये दोनों नदियां इतना पानी भर लेती हैं अपने आप में कि गांव के अंदर पानी घुसता ही है। यति भागती हुई रसोई में गई और फिर वहां से नौकरों के हाथों में थोड़ा सा सामान लेकर बाहर वापस बाबा साहब के पास आकर खड़ी हो गई। अब आपके हाथ में जो मटका है उससे इस केतली में पानी डालिए और रुकिएगा मत। एक नौकर के हाथ में पानी का मटका था। उस नौकर ने यति की बात को मानते हुए यति के हाथ में पकड़ी हुई केतली में पानी डाला। केतली में से पानी जाते ही केतली के मुंह से पानी निकलकर उस कटोरी में गिरने लगा। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? अब ये पानी का मटका आपका बांध हो गया। पानी इसमें से बाहर आया। ये केतली जो कि आपकी नदी है, इसमें पानी भरा नदी से पानी अलग अलग कटोरी में जा रहा है। पर क्योंकि ये नदी का सिर्फ मुंह है तो ये पानी गांव में भर रहा है। पानी भरने पर रास्ता ना मिले तो वो अपने बांध से भी बाहर आएगा और इस नदी से भी बाहर आएगा। लेकिन अगर इस केतली में 2 अलग अलग और छेद कर दूं तो क्या ये केतली इतनी जल्दी भरेगी? तो इसका मतलब तुम कह रही हो कि बांध से हमें कुछ नई नदियां निकालनी चाहिए जो गांव के सूखे इलाकों में जाकर उन्हें भरेंगे और हमारा गांव डूबने से बच जाएगा। कितने समझदार हैं आप बड़े भैया। मेरे थोड़ा समझाने पर आप पूरी बात को चुटकियों में समझ गए। लेकिन कुछ लोग हैं मोटी बुद्धि के, समझ ही नहीं आता उन्हें कुछ, बस ताने देते रहते हैं कि वो मुझसे बड़े हैं। लेकिन बाबा, अगर हम उस बांध से एक और नदी निकाल दें तो बांध का पानी उन तीनों नदियों में एक बराबर का जाएगा और फिर शायद गांव नहीं डूबेगा और खेत खलिहान भी बच जाएंगे। हर बार की मुसीबत कम हो जाएगी। अरे वाह, तुम तो इतनी समझदार हो, हमको तो पता ही नहीं था। अरे हमरी बहुरिया के पास तो अच्छे अच्छे सुझाव हैं गांव को सुधारने के, लेकिन तुमको ये सब सूझा कैसे? वो बाबा, मैं शहर में पढ़ाई कर रही थी। इंजीनियर्स को बताया जाता है कि किस तरह से इन मुसीबतों का सामना करना है। मैं शहर में इंजीनियरिंग कर रही थी, मेरा पहला ही साल था। तो आप इस पर काम करेंगे ना बाबा? अरे हमसे काहे पूछ रही हो? हम तो बूढ़े घोड़े और लाल लगाम है ना, और बस लोगों को धमकियां देते रहते हैं। जो हमरा मन होगा वो करवाते रहेंगे हम। ये आप क्या कह रहे हैं? का हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो तुम्हारे मन में चलता रहता है। यति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबा साहेब उससे क्या कह रहे थे। इस पर उसने हैरान होते हुए समर्थ और कार्तिक की ओर देखा। दोनों ही चुपचाप से खड़े हुए थे। यति की नजर अब समर्थ की नजरों पर पड़ी तो उसने यति को देखते हुए कहा, हम दोनों वैसे तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं बहू, लेकिन क्या है ना कि काम थोड़ा जल्दी होता है हमारे यहाँ, ताकि हम जैसा शराबी काम वक्त पर कर पाए और उसके बाद जल्दी शराब पी सके। आखिर हम जैसे लोगों को नशे में डूबने की खास आदत होती है। वो क्या है ना कि मेरा फेफड़ा और गुर्दा दोनों ही लोहे के बने हुए हैं। अब तुम तो जानती हो ना सब। अरे बड़े भैया, क्या किया जाए जब लोगों को यही लगता है कि इस घर में तो गुंडे पलते हैं और मैं तो घमंडी लोगों में आता हूँ। मैं तो अब क्या ही बोलूं। यति की समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि अचानक से तीनों ही लोग उससे ये सब क्या कहने लगे थे। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कुछ किया है क्या? हम तुमको बस इतना कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें शराब पीने वाले लोगों से थोड़ी सी परेशानी होती है ना। यति ने सिर हिलाते हुए समर्थ की बात पर हामी भर दी, लेकिन फिर बाबा साहेब ने समर्थ की बात को पूरा करते हुए कहा, फिर तो तुम्हें अपने आप से भी दिक्कत होनी चाहिए बहुरिया। कैसे पिछली बार जब तुम नशे में थी तो तुमने यही सब हम लोगों से कहा था, और भी तुमने बहुत कुछ कहा था, लेकिन हम तुमको बता नहीं पाएंगे। कैसे हम सोच रहे हैं कि तुम फिर हम सबका सामना कैसे करोगी। यति ने बड़ी मासूमियत से अपनी पलकें झपकाते हुए बाबा साहेब की ओर देखा। है? फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आपने तो कहा था मैं बेहोश रही पूरा वक्त। फिर ये सब कब हुआ? अब इसका जवाब तो तुम खुद देख लो। कैसे हम तीनों को बहुत जरूरी काम से जाना है। तुम जाने की पूरी तैयारी रखो। हम बांध का काम देखकर 2 घंटे में वापस आते हैं।
यति धीमे कदमों से कुछ सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। यति ने सोचने की बहुत कोशिश की कि उस रात क्या हुआ था। यति जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने कमरे में भैरव को अपना सामान तैयार करते हुए देखा। तुम ये क्या कर रहे हो? कल हमें पूजा के लिए जाना है ना, वहां पर 2 दिन रुकना होगा। वो ठंडा इलाका है, इसलिए कुछ गर्म कपड़े निकाल कर रख रहा था। ओह, मेरे पास कोई गर्म कपड़े तो नहीं है, पर मैं देख लूंगी कि क्या करना है। तुम्हारे लिए भी मैंने गर्म कपड़े रख दिए हैं, पर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं। क्या करोगे जान के तुम? सिर्फ इतना करूंगा कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। बताओ क्या हुआ? किसी बात से तुम्हें परेशानी है? बाबा के पास गई थी ना तुम, क्या उनसे कुछ बात हुई? पता नहीं, मैं तो बस उन्हें बांध बनाने का नया तरीका बता रही थी। फिर उन्होंने कहा कि शराब के नशे में मैंने बहुत कुछ बोला और उनसे मैं पूछ नहीं पाई फिर कुछ। बाबा ने कहा कि वो बताएंगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी, पर मैं और किससे पूछूं? क्योंकि जिस दिन मैं नशे में थी उस दिन तो तुम भी नशे में ही थे ना, है ना? तुम्हें भी तो कुछ याद नहीं है। भैरव यति के पास गया और फिर उसे बेड पर बिठाते हुए खुद भी उसके पास बैठ गया। भैरव ने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए यति की आंखों पर अपना हाथ रखा। अब याद करने की कोशिश करो, उस दिन क्या क्या हुआ था। यति को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इस पर भैरव यति की आंखों पर अपना हाथ रखते हुए यति के कानों के पास गया और धीरे से फुसफुसाते हुए कहने लगा, याद नहीं। जब मैं भी उस दवा के नशे में था तब तुमने जयंत को मुझे ना मारने के लिए कहा था। तुम भागकर मेरे पास आई थी। यति को उस रात की कई बातें याद नहीं थी, लेकिन शराब पीने के बाद की हर बात को अब वो याद करने की कोशिश कर रही थी। इस पर यति को अचानक ही वो बातें भी याद आ गईं जो उसके पहले हुई थी। उसे याद आया कि जयंत ने धमकी दी थी और भैरव पर उसके गुंडों ने हाथ उठाया था। यति को याद आया कि जयंत के गुंडे से भैरव को बचाने के लिए यति भैरव की ओर भागी थी। यति उस गुंडे को रोकने के लिए जाकर भैरव के सीने से लिपट गई थी। इस पर यति को याद आया कि भैरव ने यति के कानों में फुसफुसाते हुए कहा था, भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और यति ने अचानक ही भैरव को चूम लिया था। यति को जैसे ही याद आया, यति ने भैरव के हाथों को हटाते हुए एक झटके में अपनी आंखों को खोल दिया और फिर गहरी सांस लेते हुए भैरव की ओर देखने लगी। भैरव यति की ओर ही देख रहा था। इस पर यति ने हिचकिचाते हुए अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। भैरव यति के चेहरे पर यह हिचकिचाहट और उसकी झुकी हुई नजरों को देखते हुए धीरे से मुस्कुराने लगा। तो लगता है तुम्हें याद आ गया। हाँ, मैंने भी यही सुना था कि तुम बाबा और बाकी सबसे काफी कुछ कह रही थी, पर फिक्र मत करो, उन्होंने अपने दिल पर नहीं लिया होगा। वो बस तुमसे मजाक कर रहे होंगे। अब तुम आराम कर लो, क्योंकि कल का रास्ता काफी लंबा होने वाला है। उस दिन भी पूछा था और आज भी पूछना चाह रही हूँ, क्या तुम मुझे सच में शहर भेज दोगे? क्योंकि अगर मैं एक बार गई तो दोबारा वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है क्या? क्या सच में मैं तुम पर बोझ बनने लगी हूँ? मेरी कड़वी बातों ने तुम्हारा दिल दुखाया होगा, है ना? मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। वहां पर तुम बेहतर जिंदगी जी सकती हो, और ये बात मैं तुमसे बार बार बोल चुका हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, पर मेरे जाने के बाद क्या? बाबा को क्या जवाब दोगे? मैं बाबा से क्या कहूंगा, ये मेरा सरदर्द है। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जयंत, जिसने तुम्हें उस दिन शराब की बोतलें दी थी, वो हमारे हाथ से निकल गया था पिछली बार। शायद उसकी नजर है तुम पर, इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब से कहीं यूं ही महल के बाहर ना निकल जाना, या फिर खिड़कियां खोल कर मत रखना। बस कुछ दिनों की बात है, एक बार तुम शहर चली गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ज्यादा जरूरी है कि हम जयंत को पकड़ पाएं और तुम्हें उससे सुरक्षित रख पाएं। और तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि कार्तिक इसमें हमारी मदद करेगा। तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे फिर ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ खास है। ये जबरदस्ती का रिश्ता अब जज्बातों से बंधने लगा है। जितनी बार सोचती हूँ कि तुमसे अपने दिल की बात कहूंगी, उतनी बार तुम कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हो या ऐसा कर देते हो कि मेरी हिम्मत टूट जाती है।
और मैं खुद सोचने लगती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ और तुम मेरा दिल ही तोड़ दो, कि कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। जहां एक और यति अपनी सोच में उलझी हुई थी और भैरव यति के पास बैठा हुआ था, वहीं दूसरी ओर कोई था जिसकी नजर यति पर जमी हुई थी और उसे भी बेहद इंतजार था कि यति कब महल से बाहर निकलेगी।